नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। गोरखपुर में सीएम योगी कल करेंगे आरोग्य मेले का शुभारंभ। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सुबह 10 बजे से जंगल कौड़िया पीएचसी का आरोग्य मेले का शुभारंभ भी वो करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी कल करेंगे आरोग्य मेले का शुभारंभ। सुबह 10 बजे जंगल कौड़िया पीएचसी पर करेंगे आरोग्य मेले का शुभारंभ। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और जहां आरोग्य मेले का शुभारंभ भी करेंगे कल, और साथ ही आज उन्होंने विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान भी किया है। साथ ही आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था उसको लेकर भी जायजा लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तीन दिवसीय दौरे पर और साथ ही गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा का भी जायजा लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमला हुआ था जिसका आरोपी मुर्तजा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने तमाम खुलासे भी किए हैं। इसी के साथ कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोग्य मेले का भी शुभारंभ करेंगे। जंगल कौड़िया पीएचसी पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का मामला है और मुर्तजा के लैपटॉप से खुलेंगे आतंक के कई राज। मुर्तजा के लैपटॉप की मिरर इमेज एटीएस को मिली है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था मुर्तजा ने, और अब उसका लैपटॉप एटीएस के हाथों में है, और जिससे आशंका जताई जा रही है कि इस लैपटॉप से तमाम आतंकी राज खुल जाएंगे। मुर्तजा के लैपटॉप की मिरर इमेज एटीएस को मिली है। लैपटॉप की डिटेल खंगालने में लगी है एटीएस टीम। विदेश में रकम भेजने का भी एटीएस ने खुलासा किया है। रकम भेजने की वजह जानने में अब एटीएस की टीम जुटी हुई है, और ऐसे में सबसे अहम ये कि जिन बातों को मुर्तजा ने भी कबूला है, और उसने कहा है कि उसने पाकिस्तान की किसी लड़की के अकाउंट में 40,000 रुपए भी भेजे थे। साथ ही आपको बता दें कि उसके पास एक मेल आया था जिसमें उस लड़की ने मदद करने के बाद उससे मिलने का वादा किया था, जिसके बाद मुर्तजा ने उसको 40,000 रुपए भेजे थे, और उसी के साथ जो अभी तक की सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उसी के साथ वो आईएसआईएस से भी जुड़ता चला गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए। सिद्धार्थ, अब लैपटॉप भी एटीएस के हाथ में है, तमाम राज खुल सकते हैं, ये आशंका है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंडिया वाइज कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि कहीं ना कहीं उसने हनी ट्रैप के चक्कर में फंस गया था और आईएसआईएस के संपर्क में आ गया था। आज वो सब चीजें एकदम एटीएस खुलासा करता जा रहा है, और ताबड़तोड़ अब कहीं ना कहीं कई इसके मददगीर भी पकड़े जाएंगे, और कई लोग जो लैपटॉप में हैं, जिन लोगों से इनकी बात हुई है, या जो मेल भेजे गए, वो सब चीजें अब कहीं ना कहीं डिफाइन की जा रही है, और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। जी सिद्धार्थ, एक बात का यह भी खुलासा हुआ था कि किसी लड़की का उसके पास मेल आता है जो कहती है कि वो उसकी मदद करे, और उसके बाद वो उससे मिलने के लिए भी आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीरिया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, इसने एक मेल किया था सीरिया में, और कहीं वो उस लड़की के संपर्क में आ गया था। उसके बाद फिर इसने उसके खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर भी किए थे कहीं ना कहीं, और उसने वादा भी किया था मिलने के लिए। अब ये सब चीजें कहीं ना कहीं अब लगातार मुर्तजा के ऊपर और शिकंजा कसता जा रहा है, और ताजा अपडेट ये है कि अब मुर्तजा की कस्टडी एटीएस रिमांड बढ़वाएगी। अब कहीं ना कहीं अब और चीजें खुलेंगी, पर दर पर चीजें खुलती जाएंगी, और धीमे धीमे और कई खुलासे होंगे। अब देखना ये इसके और मददगीर कौन है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऐप यानी कि यूं कहे सिद्धार्थ की मुर्तजा का जो मामला है ये प्याज की तरह हो गया है, एक के बाद एक छिलका उतरता चला जा रहा है, और जिसके बाद अलग ही खुलासा हो रहा है।
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इसीलिए एटीएस रिमांड बढ़ाने के लिए रिमांड बढ़वाना चाहती है कि कहीं न कहीं और ची पूछताछ हो, कहीं न कहीं और काफ़ी राज इसने दबाए हुए हैं, वो भी खुलेगा। कहीं न कहीं अब ये इस तरीके शुरू में ये अपने आप को मेंटल जैसे बताता था कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इस तरीके की हरकतें करता है, फिर बड़ी मुश्किल से कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को एटीएस और इंटेलिजेंस ने ये जो थ्योरी थी इसको पूरी तरीके से नकार दिया और कहीं न कहीं फिर दर पर हर चीज़ें खुलती गई और देखना अभी क्या-क्या होता है। अब देखना ये है सबको ये इंतजार है कि कब ऑफिशियल रूप से कब इसका खुलासा होगा। जी। बिल्कुल, क्या लैपटॉप को लेकर जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, लैपटॉप में जाँच की जा रही है, मेल की जाँच की जा रही है, उसमें जो नंबर है उनकी जाँच की जा रही है। कहीं न कहीं उसने जो ऐप एक डेवलप किया था उसकी जाँच की जा रही है और जो उसके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे उसकी जाँच की जा रही है। जो-जो लोग इसके संपर्क में हैं सबकी ताबड़तोड़ सबसे पूछताछ की जा रही है। कल इसके पिता से पूछताछ की गई थी आमने-सामने बैठाकर, अब धीमे-धीमे सबसे पूछताछ की जाएगी। कहीं न कहीं सबको इस बात का इंतजार है कि कब पुलिस अभी तो ऑफिशियल कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। सूत्रों के हवाले से हम लोगों को पता चला है कि जल्द ही और लोग पकड़े जाएंगे इसमें। जी। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आज प्रदेश में 27 विधान परिषद की सीटों के लिए मतदान हो रहा है। आज चल रहे इस मतदान में एमएलसी महेंद्र सिंह ने भी वोट किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी सभी बची हुई 27 सीटें भी बीजेपी के अब खाते में जाएंगी। वैसे भी 36 सीटों पर यह मतदान है और इसी के साथ 9 सीटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, पर्चा वापस ले लिया था, जिसके बाद वो सीटें निर्विरोध तय हो गई हैं। अब ऐसे में बची हुई 27 सीटों पर मतदान जारी है और 12 अप्रैल को इस पर परिणाम भी सामने आ जाएंगे। इसी के बीच हमारे संवाददाता परिरम पाठक ने भी महेंद्र सिंह से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। बात करने के लिए महेंद्र सिंह जी हैं। आज इन्होंने भी अपने वोट को कास्ट किया है। सर, आज वोट कास्ट किया है आपने अपना, क्या मुद्दे रहे, किस आधार पर आपने वोट कास्ट किया? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि जिस तरीके से मोदी और योगी की चल रही है, दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस आधार पर हर किसी के मन में इच्छा है कि उनके क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हो और चतुर्दिक विकास अगर कोई दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और इसलिए प्रधान से लेकर बीडीसी हो या हमारे पार्षदगण हो या जनप्रतिनिधि हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर भारी मतों से विजयी होगी। 9 सीटें निर्विरोध आप लोग चुन चुके हैं, 27 पर केवल अब मुकाबला बचा, तो उसमें से कितनी सीटों को लग रहा है कि आप 12 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें आपकी? सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त होगी। हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतेगी क्योंकि सबके मन में इच्छा है कि हमारे क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हो और विकास 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 केवल भारतीय जनता पार्टी का। विधानसभा के साथ में विधान परिषद में भी बीजेपी का बहुमत होने वाला है। निश्चित रूप से दोनों सदनों में बहुमत होगा। जन कल्याणकारी नीतियों को और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एमएलसी महेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा के साथ साथ अब बहुत जल्दी विधान परिषद में भी बीजेपी का पूर्ण बहुमत होने वाला है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। शाहजहांपुर में भी एमएलसी चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। शाहजहांपुर में नगर से बीजेपी विधायक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला पंचायत कार्यालय में बने मतदान स्थल पर बैलेट पेपर से मतदान किया। वहीं रामपुर में मतदान करने पहुंचे राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान बलदेव सिंह औलख ने मतदान किया है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मतदान करने पहुंचे। प्रयागराज कौशांबी क्षेत्र में एमएलसी सीट पर प्रयागराज के नगर निगम में बनाए गए मतदान केंद्र पर पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने मतदान किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां अलग अलग दिग्गजों ने अलग अलग शहरों में जाकर मतदान किया है। और इसी के साथ अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां सपा विधायक महबूब अली का आरोप, फर्जी वोटिंग का आरोप उन्होंने लगाया है। अमरोहा में एमएलसी चुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर सपा के विधायक महबूब अली ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फर्जी वोटिंग हो रही है। अली महबूब के साथ पहुंचे थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर डाला गया था वोट। मतदान स्थल पर पहुंचने से पहले ही वोट डाल दिया गया। अधिकारियों पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगा है। अमरोहा के ब्लॉक परिसर का यह मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
जैसे कि आज एमएलसी का चुनाव चल रहा है, मैं भी अपना मत का प्रयोग करने गया तो वहाँ जाकर देखा तो मैंने मेरा वोट पहले से किसी ने फर्जी तरह से डाल रखा था। और काफ़ी प्रयासों के बाद, माननीय मंत्री महबूब अली जी के प्रयास के बाद और नौगामा विधायक श्री समरपाल जी के प्रयास के बाद मेरा वोट पुनः डाला गया। करीब इससे ये प्रतीत होता है कि इस शासन में, इस सरकार में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक लड़का है, इसका वोट डाल दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। जाटा में लड़का है, मेंबर है नगर पालिका में, उसका वोट फर्जी डाल दिया। अभी टेंडर वोट करवा का है उसका। तो आज जो सरकार पत्रकारों को उत्पीड़न कर रही हो, किसानों का उत्पीड़न कर रही हो, नौजवानों का उत्पीड़न कर रही हो, खुलेआम नकल चल रही हो। आपने देखा कितने में 38 बंद हुए और सब लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो ठाकुर द्वारा में बंद हुए नकल के प्रयास में। नकल करा रहे थे, कॉपियां लिखवा रहे थे, वो ठाकुर द्वारा सारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी ने तो काम किया है हमेशा, उसी उसको दिमाग में रखते हुए आज तो पार्टी का प्रत्याशी तय किया। पार्टी के प्रत्याशी के बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारा मन था कि चुनाव होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से धांधलियाँ हो रही हैं। अब फर्जी वोट डल रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा, क्या लगता है आपको जब 27 सीटों आ गया, 9 तो नहीं वो होता, बाकी बसपा ने हाथ खड़े कर दी, वो ने प्रत्याशी नहीं उतारा है और कांग्रेस ने भी है, तो सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी वर्सेस सीधी टक्कर है बीजेपी की जी। और उसी पर पिछले विधानसभा में भी जो स्थिति थी वही स्थिति इसमें भी। दातागंज में बीजेपी विधायक के बड़े भाई पर नगरपालिका ईओ सुनील सरोज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनील सरोज ने विनय कुमार सिंह पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही विनय कुमार सिंह से जान के खतरे की भी बात कही। इसको लेकर डीएम बदायूं दीपा रंजन और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ईओ ने शिकायत दर्ज कराई है। राजधानी पटना में बने सम्राट अशोक की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सम्राट अशोक को हम शुरू से मानते हैं और पटना में सम्राट अशोक के नाम से बड़ा कन्वेंशन सेंटर रखा गया। कई लोग दूसरे दिन इनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन अष्टमी को ही इनकी जयंती मनानी चाहिए। सम्राट अशोक के जितने बहुत सारे लोग जिनकी चर्चा करते थे, उन लोगों ने हमसे मुलाकात की जी। 15-16 ईस्वी में हम लोगों ने बात किया कि इसका एक सरकारी ये होना चाहिए उनकी जयंती का। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि कब उनका था, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ कि उनका अष्टमी से बहुत मतलब था। तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया। और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज़ निकाल के देख लीजिएगा, तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं है। तो उसी का जवाब रामनवमी के एक दिन पहले पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन अपने सहयोगियों के साथ पटना महावीर मंदिर पहुंचे और मंदिर के आसपास की सड़कों पर साफ सफाई की। इस दौरान मंत्री जी ने खुद झाड़ू लगाकर सभी सड़कों को साफ किया। इस दौरान मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि रामनवमी हमारा पवित्र त्योहार है, इसलिए हमें उम्मीद है कि जो भी श्रद्धालु पूजा करने आए वो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। स्वच्छता की दृष्टि से हम लोगों ने अभियान चलाया है ताकि पटना स्वच्छ और सुंदर रहे। और रामनवमी महोत्सव के भी जहाँ झंडे, पटाखे और लाइट रोशनी से नहाए हुए हैं, वहीं स्वच्छता की दृष्टि से भी एक माहौल बने ताकि आम जनमानस में हमारा जो पवित्र पर्व होता है उसको हम शुद्धता से जोड़ते हैं और शुद्धता स्वच्छता से आती है। तो पूरा इस अभियान का जो रामनवमी समिति के अपने अध्यक्ष बबलू जी, हमारे यहाँ के पार्षद पप्पू भैया और समाज के सभी वर्ग के लोग अपने साथ मिलकर यहाँ पर स्वच्छता अभियान।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोचहा उपचुनाव के प्रचार के लिए निकल गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर लोगों से वोट मांगती है। राज्य में और देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें सभी तबके के लोगों का समर्थन मिल रहा है और मिलेगा। सब लोग जो है दावा दे ही रहे। हमको लगता है कि 12 को चुनाव है, 14 को परिणाम है। 3-4 दिनों का ही बात है। मेरे ख्याल से 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हालत तो भाजपा की खराब है। ग्रामीण जो है, भाजपा के उम्मीदवार हो या उनके नेता हो, बोचहा ग्रामीण के लोग, वो तो भगाने का काम कर रहे हैं। उनको लोग परेशान हैं। एमएलसी चुनाव में प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोटिंग की है और बीजेपी की जीत को लेकर आश्वासन भी दिखाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की तरह ही विधान परिषद में भी जीत मिलेगी और हमारे प्रयागराज के संवाददाता शोएब रिजवी से खास बातचीत भी की है। दिखाते हैं आपको। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में किस तरह से रुझान दिख रहा है आपकी पार्टी? मैंने वोट कर लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयागराज कौशाम्बी सीट सहित देश की सभी 27 सीटों में भाजपा जीतेगी। अच्छा, ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव में बम्पर जीत हुई थी। विधान परिषद के चुनाव में किस तरह की उम्मीदें लग रही हैं? बम्पर जीत। अच्छा, क्या महंगाई का कोई असर इसमें दिखेगा? महंगाई के खिलाफ जो लड़ाई वो चल रही है, लेकिन ये चुनाव एक निर्धारित संख्या में मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है और विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त। अच्छा, आप व्यस्त हैं। आखिरी सवाल, क्या आप गिनती बहुत बताते हैं, इस बार विधान परिषद में कितनी सीटें आ रही? अभी जो 27 के चुनाव हो रहे हैं वो 27 आ रही है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर काफी आश्वस्त है केशव प्रसाद मौर्य और उनका कहना है कि बम्पर जीत इस बार भी आएगी, जिस तरह से विधानसभा में आई है, और उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। दुमका रांची इंटरसिटी की आज से शुरुआत हो रही है। आज उद्घाटन समारोह में गोंडा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोंडा संसदीय वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उद्घाटन से पहले इन्होंने बाबा मंदिर में आशीर्वाद लिया और मनोकामना मांगी कि जनता की सेवा के लिए महादेव इन पर आशीर्वाद बनाए रखें। 8 अप्रैल 2021 को गोड्डा में ट्रेन पहुंची थी, आपको यदि ध्यान हो। आज पक्का 1 साल हो गया ये। आज हम 9 अप्रैल 2022 को बात कर रहे हैं, तो अपने आप में ये ऐतिहासिक दिन है। दूसरा क्या है कि गोड्डा सबसे नया जगह है आसपास के इलाकों को यदि देखें। गिरिडीह में 100 साल पहले ट्रेन चली गई, साहबगंज में 150 साल पहले ट्रेन चली गई, बांका में ट्रेन गए हुए 20 साल से ऊपर हो गया, दुमका में ट्रेन गए हुए कम से कम 10-12 साल हो गया। लेकिन कहीं से भी इतनी ट्रेन नहीं है जितनी गोड्डा से ट्रेन। तो गोड्डा तो शिव जी के त्रिशूल पर नहीं है। गोड्डा लोकसभा के लोग समझते हैं कि किस कारण से है, चाहे वो दिल्ली के लिए ट्रेन है, चाहे वो कलकत्ता के लिए ट्रेन है, चाहे वो भागलपुर के लिए ट्रेन है। महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों की देखरेख के लिए जेनपैक्ट संस्था की मदद से पुलिस ने शिशु गृह बनाया है। नोएडा सेक्टर 39 में महिला थाने के परिसर में उन महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के पालन पोषण और देखरेख के लिए पुलिस उपायुक्त महिला का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर की अध्यक्षा आकांक्षा सिंह और पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह ने किया। शिशु गृह में बच्चों के मनोरंजन से लेकर उनकी पढ़ाई तक का पूरा ध्यान रखा गया। यहाँ पर बच्चों के खेलने की चीजें, उनके बैठने के लिए कुर्सी टेबल, किताबें और चित्रकारी सारी सुविधाएं होंगी। अब ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको नोएडा से तस्वीरें जहां जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके बच्चों की देखरेख के लिए एक शिशु गृह बनाया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां सभी तरह की सुविधाएं बच्चों को मिल सकेंगी, जहां उनके खेलने कूदने के सभी सामान के साथ ही उनके लिए किताबें भी मौजूद होंगी। जो हमारे महिला पुलिसकर्मियों की टीम है उसकी संख्या काफ़ी बड़ी है, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी केयर के लिए
ये जेनपैक के सहयोग से आज ये किसले 2 जो है हमारा यहाँ पर कक्ष आरंभ किया गया है और इसकी आवश्यकता बहुत। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता मिली है। शारजहां से लखनऊ पहुंचे यात्री से सोना मिला है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली सफलता। शारजहां से लखनऊ पहुंचे यात्री से सोना मिला है और सबसे अहम ये कि कस्टम ने 224 ग्राम सोना यात्री से बरामद किया है और इसकी कीमत, जो बाजार में इसकी कीमत बताई जा रही है, वो सोने की कीमत 11,91,400 रुपए। ब्रेसलेट से यात्री सोने को लेकर लखनऊ पहुंचा है और इसकी कीमत 11 लाख यानी कि लगभग 12 लाख के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। ब्रेसलेट में यात्री सोने को लेकर लखनऊ पहुंचा था और जिसको कस्टम ने जांच के दौरान पकड़ लिया है। एक बड़ी सफलता कस्टम की और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां डीपीएस स्कूल के पास आग लग गई है। क्लाउड 9 फार्म में यह आग लगी है। मेरठ रोड निकट का यह मामला है जहां आग लग चुकी है। मेरठ रोड निकट का यह मामला डीपीएस स्कूल के पास गाजियाबाद में यह आग लगी है। क्लाउड 9 फार्म है। ये आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोहतास के नासिरीगंज प्रखंड के आदर्श ग्राम अमियावर में करीब 6 गांवों को जोड़ने वाला आरा कैनाल पर बना लगभग 50 साल पुराना लोहे के पुल को कुछ लोग काटकर फरार हो गए। जेसीबी और गैस कटर से लगभग 100 फीट लंबे, 10 फीट चौड़े और 12 फीट ऊंचे 1000 किलो वजन का पुल काट लिया गया। करीब 6 से ज्यादा लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं लोगों ने घटना में विभाग की मिलीभगत को भी माना है। सिंचाई विभाग के एसडीओ राधेश्याम सिंह के निर्देश पर विभागीय जेई अरशद कमाल शमशी ने स्थानीय थाने में अज्ञात लोगों पर पुल चोरी की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। जेई ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विभागीय वरीय अधिकारी, अवर प्रमंडल अभियंता और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसकी सूचना दी गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने प्राथमिकी की पुष्टि करते हुए बताया, विभागीय जेई से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच में जुट गई है। गांव ग्रामीण से पता चला कि 2-3 दिन अंदर में रात दिन 24 घंटा उसको पुल काट कर ले गया। इसको मैंने जिला स्तर पर जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि अपने स्तर से जांच करके दोषी किसी ग्रामीण द्वारा कि वहाँ पर जो है लोहे का जो पुल जो टूटा हुआ है, टूटे हुए पुल मतलब वो लोहे का कटरा का पुल था जिसका डेक स्लैब नहीं था, उस पर एंगल वगैरह था जिसमें तो तब मैंने वहाँ जाके पूछा लोगों से तो बताया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।